नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया और गांव-गांव जाकर जनसंवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और क्षेत्र के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दी। कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानिया विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने सिरसा जनसंवाद कार्यक्रम के आखिरी दिन बणी गांव पहुंचे। उन्होंने बणी से कालावाली की बस को हरी झंडी दिखाई और 36 करोड़ की लागत से बनी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना। बणी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अपना अनुभव साझा किया। युवक ने हरियाणा सरकार की पारदर्शी नीति की तारीफ करते हुए कहा कि अब हरियाणा में पर्ची वाला सिस्टम खत्म हुआ, पढ़ाई और मेरिट के दम पर नौकरियां मिलती हैं। पहले जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ। तो नौकरियां वो पर्चियों से मिलती थी। हाँ। तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने, बहुत जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे। जो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है। पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे, पैसे की पंड भर के ले जाते थे। हाँ, गठड़ी जिसको कहते हैं। मुझे याद है जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे जी। हाँ। 7 लाख रुपए मांगे थे जी मुझसे। अच्छा। तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं लग पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया। तैयारी भी कर रहे हैं जी, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है जी आपने। तो वहीं गांव दमदमा पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव संतनगर पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने गांव के 2 बच्चों को जन्मदिन की बधाई के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिर्फ विरोध करने की मंशा से सभा में पहुंचने वाले लोगों पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर सिर्फ विरोध ही करना है तो मीडिया में करें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है। हाँ, अगर बिल्कुल विरोध करने के लिए विरोधी करना है तो फिर सभा में नहीं, वो मीडिया में जाके विरोध करे, हम जवाब दे देंगे। मीडिया सबके लिए खुला है, वो आम आदमी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है और पार्टियां उनके लिए भी है। और तो सवाल जवाब करते भी हैं उसमें, हम उनसे पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं। लेकिन भरी सभा को आके डिस्टर्ब करना, उसमें व्यवधान डालना, ये निंदनीय है ना। इससे पहले दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अबूब शहर में बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत विभाग की तरफ से ग्राम स्तर तक 1000 लाइब्रेरी खोली जाएंगी। घोषणा करनी है कि ਅਸੀਂ अगले साल हरियाणा के जिन्ने बड़े बड़े पिंड ने 1000 लाइब्रेरियां ये ਅਸੀਂ खोलणियां। लाइब्रेरी की डिमांड कोई ना करे। नहीं, गल दसण की लोड़ नहीं है। लाइब्रेरी की डिमांड करने की लोड़ नहीं है। जिथे जिथे सानू लगता है कि उत्थे वड्डे पिंड ने और लाइब्रेरी आसानी नाल चल सकती है, जगह भी है, ऑटोमैटिकली असीं अपने आप घोषणा करांगे। जिन्ने वड्डे पिंड ने, तुहाडा अबूब शहर ते वड्डे पिंड आई जांदा, जिहड़े 8-10 हज़ार तो उपर की आबादी दे ने, बल्कि इवन 5-6 हज़ार की भी आबादी दे होणगे, उन्हां पिंडां विच भी हरेक दे विच
एक लाइब्रेरी पहले खोलांगे, धीरे धीरे बाद सब खोलांगे, लेकिन शुरू का जो पहला स्टैप असीं कह सकते हैं फस्ट फेज ਉਹਦੇ 1000 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ई ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ कंप्यूटर वाली ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ये ਅਸੀਂ खोलांगे ताकि बच्चे ਉੱਥੇ जाके पढ़ सकन। पहले और दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग गांवों में जाकर जनसंवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक तरफ कई बड़ी सौगातें क्षेत्र के लोगों को दी, तो वहीं लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार के कामकाज के बारे में फीडबैक भी लिया। जहाँ तक आज के दिन में तीनों जगह पर सामान्य जो समस्याएं व्यवस्थाएं जो थी वो तो पहले की तरह आई है। एक जो विषय ज़्यादा वो यहाँ नशे की बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आया है और उसमें पुलिस अधिकारी अगर चाहें तो उसको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो विचार किया तो पुलिस अधिकारियों का, क्योंकि हेडक्वार्टर सिरसा होने के कारण से जितना ध्यान इधर दिया जा सकता है उसमें शायद कोई कमी है। यहाँ की एक पुरानी मांग भी थी इस इलाके की, तो आज हमने सिरसा यानी डबवाली को नया पुलिस जिला, उसमें भी खास तौर पर ये जो बॉर्डर के एरिया है जहाँ से नशे की चीज़ें स्मगलिंग होती हैं या नशे का व्यापार होता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए एक जो डबवाली पुलिस जिला इसका निर्माण किया जाएगा और नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विशेष अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। इस प्रकार का एक आज की नई अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट हमने ये की है कि 1000 बड़े गाँव में ई लाइब्रेरीज ये खोली जाएंगी। उसमें हमारा जो ग्राम विकास मंत्रालय है वो भी काम कर रहा है, देवेंद्र बबली, उनकी ओर से भी ये विषय कई जगह रखा गया। हमने भी आज उसको मंजूरी दे करके ई लाइब्रेरीज बड़े गांव के अंदर चालू करेंगे। इसके बाद भी जहां जहां और डिमांड आएगी उस डिमांड के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा में बच्चों की रुचि बढ़ने के कारण से ई लाइब्रेरीज की उपयोगिता बहुत अच्छी हो गई है, तो उसका भी हमने पूरा करने के लिए संकल्प किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डी एडिक्शन सेंटर हैं, अभी 2 सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है हमारे यहाँ सिरसा जिला में, बाकी प्राइवेट है 9 या 10, लेकिन प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स का जो प्रभाव और जो उसका उपयोग होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो जो छापे लगाए गए हैं उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो गलत काम कर रहे हैं उसको डी रजिस्टर करके उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। और ऐसे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सामाजिक दृष्टि से जो प्रमुख लोग हैं या धार्मिक भी स्थानों से उनके ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है कि आप हमें बताइए, हम उन स्थानों पर जा करके लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे और जहां गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो ऐसे समाज का यानी भागीदारी ये करना आवश्यक है, उसके लिए हम काम करेंगे और नए डी एडिक्शन सेंटर सरकारी तौर पर और खोलने की भी हम योजना बनाएंगे। हाल ही में जो हमारी अनाज मंडी है, इस अनाज मंडी के पास HSVP का एक बड़ा जमीन का टुकड़ा लगभग 7 एकड़ का वहाँ उपलब्ध था। आज हमने घोषणा की है कि वो 7 एकड़ जमीन का जो टुकड़ा है वो मार्केटिंग बोर्ड को देकर के उस मंडी का विस्तार किया जाएगा, सब्जी अनाज मंडी का। ये घोषणा भी एक आज की है। मैं बता रहा हूँ कि कहीं एक आध जगह पर जब थोड़ा बहुत इस प्रकार की हलचल होती है तो उनको बहुत अपनी बड़ी एक आशा की किरण जागती है, वो भूल में न रहें। जमीन उनकी खिसकी हुई है, देश भर में कहीं भी इस प्रकार का कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ, चूँकि कर्नाटक एक प्रदेश ऐसा है साउथ इंडिया में, हमारा भी प्रवेश नया प्रवेश है, इसलिए वहाँ लगातार आपस में एक चल रहा है, कभी वो आएंगे कभी हम आएंगे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेरा तो इतना ही कहना है कि जनता का जो वर्डिक्ट है उसका हम उसको सम्मान करते हैं। कांग्रेस को अगर दिया है तो हम भी विश्लेषण करेंगे कि हमारे सिस्टम में कहाँ कमी रही है, उस कमी को दूर करते हुए आगे फिर ये तो हर 5 साल बाद ये सारा विषय होना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का एक ही मकसद है कि सरकार के कामकाज का फीडबैक जनता से लिया जाए और जितना संभव हो उतना जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और हरियाणा में लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, उनको बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए 2750 रुपए की पेंशन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर चिन्हित करवा दी गई है। इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को साथ लेकर कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में सुधार के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा में पिछले 8 से 9 सालों में बेहतरीन काम हुए। जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की चौतरफा तारीफ हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। इसके तहत लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को हर महीने पेंशन दी जाएगी। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे मरीजों के लिए बड़ी घोषणा की है। 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए पेंशन का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। ऐसे मरीजों के लिए 2,750 रुपए पेंशन देने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। पॉम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के मरीजों को पेंशन मिलेगी। अब तक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 व कैंसर स्टेज 4 के मरीजों को ही पेंशन मिलती थी। आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 55 लाइलाज बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए 2,750 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए पॉम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी सहित 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के तौर पर 2,750 रुपए प्रति माह पेंशन देने का ऐलान किया। अभी तक सरकार की तरफ से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3, कैंसर स्टेज 4 के मरीजों को ही पेंशन दी जाती थी। ऐसे में अब 55 दुर्लभ बीमारियों को भी इस सूची में जोड़ दिया गया है। और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2,500 रुपया, बल्कि अब तो 2,250 रुपया है, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2,250 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज
जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को, और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हम बहुत ही गंभीर हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति पहले तो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने की योजना बनाएंगे, बचपन से लेकर के और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, और अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करके स्वस्थ करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में थैलीसीमिया और हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त 3000 मरीज, कैंसर स्टेज 3 व 4 के 4000 मरीज और 55 दुर्लभ बीमारियों के लगभग 1000 मरीज हैं, जिन्हें सरकार की ओर से हर माह पेंशन स्वरूप आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर चिन्हित करवा दी गई है। इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनोहर सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का, हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सकें। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर, और एक शब्द आता है उसमें नितकर, हितकर, मितकर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर, मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सके। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा प्रदेश में आधी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी उनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए अथवा उससे कम है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में बढ़िया इलाज कराना एक सपना मात्र है। गरीबों के इस सपने को सरकार ने साकार करने का काम किया है। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 और हाउसिंग बोर्ड के लोगों को बड़ी सौगात दी है।
आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर वासियों को करीब 6.5 करोड़ की सौगात देते हुए सेक्टर और हाउसिंग बोर्ड में टूटी पड़ी हुई सड़कों का निर्माण जो करवाना है, पुनर्निर्माण, उसके लिए नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें परिवहन मंत्री ने रोडवेज की जो बसों की संख्या बढ़ी है उनके लिए नई भर्ती के बारे में भी अहम जानकारी दी है। प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से लगातार लोगों को सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 और हाउसिंग बोर्ड के लोगों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर वासियों को करीब 6.5 करोड़ की सौगात देते हुए सेक्टर और हाउसिंग बोर्ड में टूटी पड़ी सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि काफी लंबे समय से टूटी पड़ी सड़कों से लोग परेशान थे, जिसका विधिवत उद्घाटन अब कर दिया गया है। जल्द ही सेक्टर की सभी सड़कें बनाई जाएंगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। वहीं मूलचंद शर्मा ने बताया कि पिछले काफी समय से सड़क जर्जर हालत में थी, जिसको बनाना बेहद जरूरी था। साथ ही मंत्री ने बताया कि सेक्टर 62 और हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारी सड़कें हैं, जिनमें से हाउसिंग बोर्ड की सड़कों को आरएमसी सड़क बनाया जाएगा, तो वहीं सेक्टर 62 की अन्य सड़कों को तारकोल के जरिए बनाने का काम किया जाएगा, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी हो और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये सभी सड़कें बारिश के आने से पहले बनकर तैयार हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी सौगात 6.5 करोड़ की लागत से सेक्टर 62 की सड़कें बनेंगी और पूरे हाउसिंग बोर्ड जितना भी है सबको हम आरएमसी की रोड बनाएंगे पूरे हाउसिंग बोर्ड की, और जो सेक्टर की रोड है उनको सबको हम तारकोल की रोड बनाएंगे। और ये रोड सारे सेक्टर 62 के पूरी सड़कों का एस्टिमेट और कुछ सड़कें हैं उनकी बाद बनाने का एस्टिमेट बनाएंगे और इसे सेक्टर के लोगों को लाभ होगा। मंत्री साहब, कहीं ना कहीं लोग परेशान थे क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, बरसात में पानी भर जाता था, तो अब कितनी राहत माने कि सड़कें बनने से कितना फायदा लोगों को? सड़क बनने से सब कुछ, रोड से, हाईवे से शहर का विकास तो है और लोगों की जो पॉल्यूशन फ्री होता है उससे लोगों को लाभ मिलता है और गाड़ी में जो नुकसान हो उससे भी मुक्ति मिलती है और सबसे ज्यादा रोड ठीक रहेंगे, लोग भी ठीक रहेंगे और लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई नई बसों के लिए स्टाफ की भर्ती की जाएगी और जल्द ही सभी बसें रोड पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। स्टाफ ज्यादा था, बसें कम थी। बसों की जिस तरह में बल्क में मात्रा जो बस हम परचेज हमने करी है और आने वाली बसें भी तो इसलिए क्या है कि कौशल विकास से ड्राइवर हम पे पूरे हैं पर कंडक्टर की हम पे कमी है और कौशल विकास से हम कंडक्टर ले रहे हैं। जल्दी उनकी कौशल विकास से लिए उनमें हम इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेकर जो बच्चे ठीक होंगे, जिसमें जो काम करने के योग्य होंगे, उनको हम जल्दी से जल्दी इस पर कंडक्टर लेकर हम बस अब चढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में नई सड़कों का जाल बिछा रही है और पुरानी सड़कों की मरम्मत की जा रही है और उन्हें चकाचक करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि इस काम में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकारी खजाने के द्वार खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य की सभी अनाज मंडियों और गांवों को सड़क मार्ग के जरिए आपस में जोड़ा जाए। शहरों को जितनी नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शहरी निकायों की तरफ से आएगा, उसका आधा यानी 50% बजट राज्य सरकार देगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।